दोस्तों, इंटरनेट पर आप सभी ने डाइट और हेल्दी फूड पर कई सारा कंटेंट ऑलरेडी देखा रखा होगा। पर कभी आपने ये सोचा है कि वो टिप्स, वो नुस्खे, वो एडवाइस में कितनी सच्चाई है? आज के हमारे इस बेहतरीन संवाद में हमसे जुड़ रही हैं इंडिया की सबसे बेहतरीन और एक्सपीरियंस क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ईशी खोसला। आज आपको अपने खाने का असली सच मालूम होगा। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। 4 G's ऑफ गुड हेल्थ होते हैं: गट हेल्थ, फिर गर्थ, फिर है ग्लूटन, चौथा है ग्लूकोज। तो फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, ये सवाल लोग ये नहीं समझते कि अगर मुझे हार्ट अटैक हुआ है या मुझे डायबिटीज़ है या मुझे कोविड ही हुआ है या मेरे बाल उतर रहे हैं, तो मेरे गट से क्या कनेक्शन है? ये तो प्रॉब्लम कहीं और है, ये अलग ऑर्गन्स में। लेकिन असल बात तो ये है कि जो भी हमारी हेल्थ है या इल हेल्थ है, हम जैसे हैं मेंटली भी, फिजिकली भी, ये सारा जो हमारी स्टेटस ऑफ आवर वेलबींग इज कंट्रोल्ड बाय द गट। हम क्या खा रहे हैं, क्या चॉइसेस कर रहे हैं, हम हमारे को शुगर क्रेविंग्स हैं, हमारे को खाना की भूख बहुत ज़्यादा है या हम खाना खा ही नहीं पा रहे, हम मोटापे के शिकार हैं, हम बहुत पतले हैं। ये जो है, ये सारी बातें हमारी जो है, ये हमारा इम्यूनिटी जो आजकल बहुत, कौन बीमार पड़ा, किसको कोविड हुआ, किसको कोविड नहीं हुआ, किसको सीवियर हुआ, ये सब बातें जो है, ये कंट्रोल पैनल इसको कहलाते हैं, जो गट में है। और ये कंट्रोल पैनल जो है, ये माइक्रोब्स, जो कीटाणु, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और ऐसे करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी गट में रिजाइड करते हैं, ये माइक्रोब्स, इसको माइक्रोबायोम कहते हैं। इसकी तादाद हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा है, पर्टिकुलरली हमारी गट में सबसे ज़्यादा है, कि वो आजकल एक ऑर्गन का मानते हैं इसको। दिस इज़ बिकम ऑलमोस्ट लाइक एन ऑर्गन इन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। और यही माइक्रोब्स हमारी सब जो एक्टिविटीज़ हैं और जो जेनेटिक प्रोफाइल है, वो उसका इंटरैक्शन जो है, उसके कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? तो इनका संतुलित होना, इनका एक बैलेंस होना कि अच्छे माइक्रोब्स रहें और अच्छी तादाद में रहें, और जो अच्छे नहीं हैं, अनफ्रेंडली हैं, वो कम रहें, तो हमारी एक स्टेट ऑफ हेल्थ है। जैसे ही इम्बैलेंस हुआ, तो हमारी हेल्थ बिगड़ती है, और वो बिगड़ने के अलग-अलग रूप में उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, सामने आते हैं। चाहे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, मतलब आपको हाज़मा ही बिगड़ा हो, कभी-कभी हाज़मा नहीं बिगड़ता, लेकिन जो गट है अगर इम्बैलेंस्ड है, तो उसके बाहर भी, गट के बोलते हैं आउटसाइड द गट भी सिम्पटम्स आते हैं। तो जैसे मैंने बताया, स्किन है, बाल हैं, जॉइंट्स हैं, हार्ट है, लिवर है, ये सब, किडनी, हमारे गट के बियॉन्ड हैं, लेकिन गट में ही इनका कंट्रोल हो रहा है। तो और ये बात माननी बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि हमारी जो मेनस्ट्रीम मेडिसिन है, वो हर ऑर्गन को आइसोलेशन में लेती है। लेकिन असलियत तो ये है कि हमारी गट ब्रेन एक्सिस भी है, हमारी गट स्किन एक्सिस भी है, इसी तरह और भी बॉडी में कनेक्शंस हैं थ्रू द गट। और ये माना गया है कि अगर गट और ब्रेन की बात करें, तो हम लोग आजकल ये कहते हैं कि गट इज़ अ सेकंड ब्रेन, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाती है गट से ब्रेन में, ना केवल ब्रेन से गट में। तो सिग्नल्स का आप देख लो, अगर 8 सिग्नल्स गट से जाते हैं ब्रेन में, तो एक आता है ब्रेन से नीचे। सो ये सब एक क्रॉस टॉक है, इन एक हमारी मैं कहती हूँ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है, जिसको अगर हम समझ जाएंगे, अगर अपने हाजमे पे फोकस करेंगे, अपने खाने पे फोकस करेंगे, तो हमको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दैट इज द की। एंड ये कोई नई बात नहीं थी, ये पुराने
जो हमारे हिप्पोक्रेटिस थे, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, वो यही कहते थे। ढाई 2500 ईयर्स अगो उन्होंने ये कहा था कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट एंड लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ये उनके लफ्ज हैं। हमारे अपने शास्त्रों में अहम अनम, उपनिषद में भी यही लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये चीज़ें इनमें माय दम था, उनकी कोई बेसिस थी, लेकिन वो थोड़ी-सी डिसोसिएट हो गई बाय द वे वी आर ट्रीटिंग आवर बॉडीज़। तो मैम मैं अब दूसरे पहलू के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, जो है गर्थ, जो हमारे जो वेस्ट का जो मोटापा है उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। तो मैम गर्थ की सिग्निफिकेंस आप हमें समझाएं। गर्थ का सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम अपने बॉडी को देखते हैं, मेज़र करते हैं, तो एक कुछ टूल्स हैं हमारे पास। एक होता है वज़न, वेट, जिसको बीएमआई से नापते हैं कि भाई मोटापा है। बीएमआई आपका केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो एक फिगर आती है वो 23 से कम है तो आप ठीक हैं, 23 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखा गया कि ये जब कई लोगों को बीएमआई ठीक भी होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, तो ये देखा गया कि कभी-कभी मोटापा नहीं है, लेकिन पेट के अराउंड जो मोटापा है, वो एसोसिएट हो रहा है बीमारियों से। इट इज़ कॉल्ड अब्डोमिनल फैट, एप्पल शेप। और ये जो फैट है और कहीं नहीं, जो पेट का है, उसके साथ देखा गया कि इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड है। तो लिवर पर फैट होना या स्प्लीन पे फैट होना या अपने और इंटरनल ऑर्गन्स में इसी एरिया में, जहाँ पे हमने बात करी गर्थ की, अंडर द वेस्ट एंड अबव द हिप्स, ये वाला इन्फ्लेमेटरी फैट कहलाता है, एज अगेंस्ट द फैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे हाथ पे हुआ, पीठ पे हुआ, पैरों पे हुआ। वो फैट आपको इतना परेशान नहीं कर रहा कंपेयर टू द फैट इन द ऑर्गन्स। तो इसका एक गर्थ का एक देखा गया, स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि किस मेजरमेंट पे ये लोएस्ट रिस्क होता है और किस मेजरमेंट पे हाईएस्ट रिस्क होता है ऑफ डिजीज। एंड ये डिजीजेस कौन सी हैं? सारी कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस, जिसमें आपका डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड अदर इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई यूरिक एसिड, हाई, तो इस करके इसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, सिंड्रोम एक्स भी कहते थे। तो ये जो कॉन्स्टलेशन ऑफ जो थे रिस्क फैक्टर्स, ये एक्स्ट्रा वेट ऑन द स्टमक पे के साथ जुड़े थे। तो फिर जब गाइडलाइंस बनी तो ये देखा गया कि इंडियंस में जो घेरा होना चाहिए या गर्थ होना चाहिए वो 95 एंड 85 in women and men respectively. So men should not be more than 95 and women should not be more than 85 centimeters अराउंड द वेस्ट। और ये जो है नाप बिल्कुल अराउंड द वेस्ट ही है, मैक्सिमम अराउंड द वेस्ट, नेवल के थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सो ये मेजरमेंट गर्थ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पतले हैं, दुबले हैं और आपका पेट पे ये मेजरमेंट इससे ज़्यादा है 85 और 95 से, वो आपको मोटापा की नहीं, आपको बीमारियों की तरफ लेके जाती है। तो ये हम देखते हैं, हम इनको बोलते हैं थिन फैट पीपल। तो और कभी-कभी बिल्कुल ही पतले-दुबले लोग फैटी लिवर से शिकार हो रहे हैं आजकल। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और मोटापा है ही नहीं। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन का फैट है, ये इसका एक मेजरमेंट है और इसको आपने एक अपने आप में एक टारगेट बनाना है टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो मैम अब तीसरा पहलू है हमारा ग्लूटन, तो उसके बारे में हमें बताइए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लूटेन जो है एक प्रोटीन है जो गेहूँ में पाया जाता है। और ग्लूटेन अपने आप में पहले के ज़माने में गेहूँ कोई परेशान नहीं करती थी, कुछ लोगों को करती थी, बट गेहूँ एक एलर्जन है अपने आप में, तो कई लोगों को एलर्जी भी थी और कई लोगों को सीलियाक डिज़ीज़ के फॉर्म में तंग करती थी ग्लूटेन ही। लेकिन एक नया मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या एक नया एंटिटी बन गई, जिसको हमने कहने लगे नॉन सीलियाक व्हीट सेंसिटिविटी, जो जिसमें या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसमें लोग ग्लूटेन प्रोटीन को आमतौर पे, जहाँ उनको सीलियाक ना भी हो, उनको ग्लूटेन परेशान कर रहा है।
और ग्लूटेन की परेशानी जब होती है बॉडी में तो अंतड़ियाँ ही बिगड़ती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लीकी गट हो जाती है और ये सब बातें एक्सप्लेन करी गई हैं। और ये जो है, ये एक मतलब बीमारियों की शुरुआत समझ लो, जब लीकी गट हुई और इन्फ्लेमेशन हुई, तो हर एक बीमारी की शुरुआत कर देता है। तो जो लोग इससे परेशान हैं, ग्लूटेन से जिनको प्रॉब्लम है, व्हीट से जनरली लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन वो जनरली उनको डेफिशिएंसीज़ भी होंगी क्योंकि अंतड़ियाँ जब आपकी काम नहीं करेंगी, तो आयरन, विटामिन्स, प्रोटीन्स अब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे ठीक से। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़, इन्फ्लेमेशन हो गई तो सारी बीमारियां जुड़ गई उससे, चाहे वो आपकी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, मतलब आजकल तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस इतना कॉमन हो गया है, स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी, ये जो आपका बाल गिरना और अपने आप में मोटापा ही एक बीमारी है, ना वेट ना कम कर पाना आराम से या वेट गेन ना कर पाना, तो ये अम, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इतनी सारी बीमारियाँ जुड़ी हैं, तो वो ग्लूटेन जो है वो हमारी गट को लीकी करता है, लीकी गट से इन्फ्लेमेशन होती है और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम हिलता है उससे और इम्यून सिस्टम क्योंकि वो भी गट में ही है, जो माइक्रोब्स हैं, तो ये ग्लूटेन जो है ये नुकसान करता है कई लोगों में और अगर आप में कोई भी किस्म की क्रॉनिक बीमारी है या आपको कोई भी डिसऑर्डर तंग कर रहा है, चाहे वो साइनस क्यों ना हो, चाहे वो आपको खांसी ज़ुकाम बहुत जल्दी सर्दी लगना, वो भी एक लक्षण है। बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है, आप बार-बार आपको दवाइयाँ देने की या आपको कोई पेट की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, आपकी हार्ट बर्न होता है या कोई आपको लूज़ मोशंस, आईबीएस, कोलाइटिस, कोई भी हाज़मे रिलेटेड बीमारी हो, GERD है आजकल बहुत कॉमन है, तो इसमें ग्लूटेन एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है और ये तो मैंने बताई आपको बातें फिज़िकल कंडीशंस की जो डिज़ीज़ेज़, डिसऑर्डर्स की बात करी और एक बहुत बड़ा एरिया है मेंटल हेल्थ, जिसको जिसमें ग्लूटेन का एक बहुत बड़ा हाथ है। मेंटल हेल्थ क्योंकि ब्रेन जो है हमारा, हमने बताया सेकंड ब्रेन गट ही तो है और अगर अंतड़ियाँ गट मतलब बिगड़ी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकती है और हम वो देख रहे हैं। अम, गुस्सा आना, एंग्ज़ायटी, पैनिक, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग, जस्ट अबाउट एनीथिंग, ये सब बातें भी ग्लूटेन भी एक बहुत बड़ा इसमें कल्प्रिट है, एक जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है और इसके साथ साथ अगर ग्लूटेन आपको तंग कर रहा है तो ग्लूटेन बिकम्स अ ट्रिगर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स। मैम तो लास्ट जी है वो है ग्लूकोज, जो शायद सभी जानते ही होंगे, पर आप इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बता दीजिए कि ये हमारी हेल्थ को कैसे तहस नहस देखो, करता है। ग्लूकोज अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेस इन इंडिया, जो खासकर इंडियन पॉपुलेशन है जहाँ पे वैसे ही जेनेटिकली हमको प्रॉब्लम्स, जेनेटिकली वी आर मोर प्रीडिस्पोज टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, तो हमारे को कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंट्रोल करना ही करना है और शुगर जो है वो एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सीरियल्स भी आर वन स्टेप अवे फ्रॉम शुगर, तो इसेंशली ग्लूकोज अगर हम ज़्यादा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो हमारे को इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती है। इंसुलिन एक बॉडी बिल्डिंग हार्मोन है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है बॉडी में और वही मैंने बताया गर्थ की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। तो ये लिटरली आप जैसे gluten and glucose cause the gut and the girth to get out of order. सो ग्लूकोज अगर इंसुलिन जैसे मैंने बताया उससे आपका पेट का घेरा बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन होगी। सो प्लस टू मच ऑफ शुगर कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय गट हेल्थ, जिसमें आपकी गलत किस्म के जो मैंने माइक्रोब्स बताए वो फ्लरिश करते हैं और सो मैकेनिज़म्स इसमें बहुत और भी हैं, लेकिन जो प्राइम एरिया ऑफ हमारा जो एक इसका एक सिग्निफिकेंस है ग्लूकोज का, वो यही है कि कार्बोहाइड्रेट आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे भी हो उनको कंट्रोल करना है और प्योर शुगर एंड द रिफाइंड शुगर्स जिसको बोलते हैं वो आपने, मतलब मिठास से हम ये नहीं कह रहे कि शुगर नहीं लेनी, मतलब मिठास नहीं लेनी, लेकिन
Sugar, pure forms of sugar, refined forms of sugar should be avoided. Too much of carbohydrate, too much of fruit juices जिसमें एकदम बहुत ज़्यादा चली जाती है शुगर, वो भी आपको अवॉइड करने हैं। तो ग्लूको ये सब बातें इसमें किताब में बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करी गई हैं कि हमारे को हम ग्लूकोज़ का मतलब क्या है इसमें। और हम ये नहीं कह रहे कि गुड़ नहीं खाओ, हम ये नहीं कह रहे कि फल नहीं खाओ या आप ड्राई फ्रूट्स ना खाओ या शहद मत खाओ, लेकिन आप अपनी वाइट शुगर जो है और अपनी जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको आप कंट्रोल करें, कम लें। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप शुगर सब्स्टिट्यूट्स लीजिए, मतलब केमिकल्स लीजिए। तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ शुगर को इम्प्रूव करिए और क्वांटिटी को कम करिए। मैम अब ये 4G हमने जो अभी बात की, उन सबको हम कैसे ठीक कर सकते हो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, खाली थोड़ा ब्रीफ में। तो मैम हमारा हमारी गट हेल्थ अगर बिगड़ गई है, जिसे हम लोग साइंटिफिकली डिसबायोसिस कहते हैं, तो उसे सही करने का क्या तरीका है, आप क्या रेकमेंड करते सबसे हैं? पहले तो वजह पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। उसमें अगर आपको लगता है कि आपको ग्लूटेन छोड़ के इम्प्रूवमेंट है, गेहूँ छोड़ के कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो उसका फर्स्ट स्टेप तो वही है, मतलब जांच कराएँ या अपने आप ही जांच कर लें। आप 2 हफ्ता गेहूँ, मक्की, सोया ना खाएँ और देखिए आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगती है आपकी बॉडी में। अगर आंसर है कि इम्प्रूवमेंट है, तो फिर जांच कराएँ। और टेस्ट करा के आप फिर अपना किसी से जो ये सब जानते हैं फूड सेंसिटिविटी का एरिया, तो उनसे आप अपनी रिकमेंडेशंस लें। और फिर अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं, जो क्योंकि अगर गट बिगड़ी हुई है, ग्लूटेन तंग कर रहा है, तो आपको ज़ाहिर है कि डेफिशिएंसीज़ भी होंगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को मेकअप करने के लिए आप सप्लीमेंट्स वगैरह करवाएँ अपने एक्सपर्ट से, अपने आप ना करें। तो वो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक रीबिल्डिंग द गट फ्लोरा जो आपका है बिगड़ा हुआ है, तो अच्छी प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक्स आपके फूड में भी आते हैं और सप्लीमेंट्स फॉर्म में भी आते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करें। एक उसमें प्रीबायोटिक्स भी होते हैं जो फाइबर वगैरह होता है, वो बढ़ाएँ डाइट में, होल ग्रेन्स लें। और भी फाइबर के बहुत मतलब सब्जियां हैं, फल हैं, सब चीज़ों का एक महत्व है इसमें टू एज अ प्रीबायोटिक। मैम ये प्री और प्रोबायोटिक के थोड़े एग्जांपल्स आप दे दीजिए, ताकि जो हमारी यानी जनता है जो ये हाँ, देख ये रही है, तो मैंने उन्हें थोड़ा बताया ना, आइडिया सारे मिल जाए। फाइबर रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ये प्रीबायोटिक्स होते हैं। फाइबर जो होता है जिसके ऊपर ग्रो करता है आपका प्रोबायोटिक, तो वो फूड फॉर द प्रोबायोटिक फॉर द गुड बैक्टीरिया। और फर्मेंटेड फूड, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो भी एक किस्म से जाग होते हैं टू किक स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ द गुड बैक्टीरिया। सो फर्मेंटेड फूड इंडिया में तो पिकल्स सबसे कॉमन चीज़ है। तो पहले कहते थे जी पिकल मत खाइए क्योंकि इसमें तेल होता है, नमक होता है, लेकिन अब उसकी सिग्निफिकेंस समझ आ रही है। कांजी है, केफ़ीर है, kombucha है, ये सब चीज़ें जो हैं इवन आपकी फर्मेंटेड डोसा, इडली वगैरह जो होता है वो भी फर्मेंटेड फूड है। तो ये इनका भी इस्तेमाल करें, दैट दे आर हेल्दी फॉर यू। सो प्री एंड प्रोबायोटिक, सो रीबिल्डिंग ऑफ द गट। एंड उसके साथ-साथ अपने जो बाकी पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने बताया गर्थ है, आपका वेट है, तो उसको रीसेट करें जो आइडियल। मैम उसका मैं डेडिकेटेड क्वेश्चन आपको मैं पूछने ही वाला था, पर उससे पहले मैं ये ग्लूटेन के बारे में पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो कि मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, यानी कि मैं व्हीट से मेरी एलर्जी है, तो मेरे पास क्या क्या अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव है, गुड हेल्दी ये ऑल्टरनेटिव? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इस बार तो इस 2023 द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 एज़ अ ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स एक सबसे अपने आप में ग्लूटेन अल्टरनेटिव है, समझे? तो इसमें इतनी वैराइटीज़ ऑफ मिलेट्स हैं हिंदुस्तान में। हाँ, बट इतना ये कहना है कि कभी-कभी हाज़मा इतना बिगड़ जाता है ग्लूटेन की वज़ह से और दवाइयों की वज़ह से, तो इसमें ये मिलेट्स भी कई लोग जो कोर्स ग्रेन्स हैं नहीं टॉलरेट करते। तो बट ऑप्शंस इंडिया में बहुत हैं। इंडिया में तो दालों के भी आटे हैं।
मूँग दाल का आटा है, बेसन है, चने का आटा, सत्तू, ये चीज़ें भी बहुत। मैम अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों ने आपको पूछने के लिए कहा था वो था कि जो मेटाबॉलिक ओबेसिटी है, जैसे हमने पहले बात की, जो पतले होते हैं वो उनकी गर्थ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और वो रेजिस्टेंट भी होती है, चाहे कितनी हम एक्सरसाइज कर ले या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर ले, पर वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो मैम ऐसी जो मोटापा, जो सेंट्रल ओबेसिटी जो कहते हैं, जो गर्थ बहुत बड़ी हो गई है, तो मैम उसके लिए आप क्या रेकमेंड करती हैं? जो हमारे व्यूअर्स हैं वो 25 to 35 ईयर ओल्ड है, तो उनके लिए आप क्या क्या रेकमेंड करेंगे एक्सरसाइज और डाइट के तौर इसमें पे? सब कुछ इम्पोर्टेंट है, व्हाट यू आर ईटिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, हाउ मच यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग एंड हाउ यू आर ईटिंग। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, खाली एक चीज़ नहीं। तो व्हाट यू आर ईटिंग में तो आपको देखना है कि आपको, ये मेरी पिछली किताब में 5 पीज़ हमने लिखे हैं, ईटिंग एट वर्क। तो इसमें सबसे पहले तो प्लानिंग है। प्लान करें अपना, कौन सा अनाज लेना है, कब खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, तो प्लानिंग और खाना की पूरी मतलब फोकस होना चाहिए। तो प्लानिंग में ये भी देखना है कि अगर आपको पेट का मोटापा है जो नहीं जा रहा, गर्थ बढ़ा है, तो इसमें फूड सेंसिटिविटीज़ का अगर आपको शक है तो वो अनाज बदलें। तो जो अनाज रिप्लेस करें वो हेल्दी अनाज हो। और अनाज कितनी बारी खाना है, 3 बारी ज़रूरी नहीं है खाना है, 1 बारी खाएँ, कभी ना भी खाएँ। तो ये एक प्लानिंग में ही आता है, व्हिच सीरियल टू हैव, व्हाट सीरियल नॉट टू हैव, हाउ मच टू हैव। एंड जब आप गर्थ की बात करी तो अनाज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा अल्कोहल, शुगर वगैरह भी होती हैं, तो उनको भी कंट्रोल करें। तो ये आपको अपने आप में एक बड़ा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद प्रोटीन, पीक हंगर टाइम, आपको भूख कब से कब लगती है, उस समय ज़्यादा अपना खाएँ। अगर अनाज खाना ही है तो पीक हंगर टाइम या 12-1 बजे या 4 से बज के लेके 7 बजे तक लोगों को जनरली सबसे ज़्यादा भूख लगती है। तो उस समय अपना अनाज ले लें। और मैंने जैसे रिपीट कर रही हूँ, 3 बारी अनाज की ज़रूरत नहीं है, 1 ही बार भी चलता है। तो तीसरा पी है प्रोटीन। 2 बार कम से कम दिन में अच्छे से प्रोटीन खाएँ, चाहे आप प्लांट प्रोटीन खाएँ, एनिमल खाएँ, दोनों में खाएँ मिक्स करके तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस्ड प्रोटीन ना खाएँ। जो डब्बे वाले प्रोटीन्स हैं, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये सब बिल्कुल ना लें। तो ये आप 2 नेचुरल प्रोटीन, स्प्राउट्स भी हैं, वो 2 बार खा लिया। और फोर्थ इज़ पेयरिंग दीज़ प्रोटीन्स विद वेजिटेबल्स, कुछ ना कुछ सब्ज़ी साथ खा ली। लास्ट में प्रोटेक्टिव फूड, एक मील, मतलब 3 टाइम खाते हैं तो एक मील में खाली फल हो या सब्ज़ी हो, किसी फॉर्म में भी, सूप, सलाद, वेजिटेबल जूस हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली एक मील में खाली सब्ज़ी या फल हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू मैनेज योर डाइट। प्रोटीन्स पे फ़ोकस करें, सब्जियों पे, और सब्जियां भी रंगीन सब्जियां से साथ, जिसको बोलते हैं रेनबो डाइट। कम से कम 5 to 7 कलर्स डेली होने चाहिए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो इसके अराउंड प्लान करेंगे। हाफ प्लेट रूल, आधा प्लेट जो है आपकी सब्जियों में या फल से भरी हो और बाकी चीज़ें उसमें डिवाइड करें। और प्रोटेक्टिव फूड में आपके प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, वाटर, ये सब भी आ जाता है। हुँ? तो उस पे भी फ़ोकस करें और डेडिकेट 1 मील टू दिस। सो इट इज़ अ ईज़ी टेक फॉर एनीबॉडी कि भैया सुबह उठे तो आपने प्रोटीन पे फ़ोकस करें। स्प्राउट्स खा लिए, चीला खा लिया, दाल की कोई चीज़ खा ली, तो या एग्स खा लिए। हुँ? और फिर लंच में आपने अनाज, अगर आपने पेट का मोटापा है तो अनाज आपने प्लान करा कि मेरे को भूख कब से सबसे ज़्यादा लग रही है, उस समय आपने अपना अनाज लिया। चाहे ज़रूरी नहीं कि ब्रेकफास्ट में लें। लंच में सलाद, दाल, सब्जी हो और अनाज आपकी नीड के हिसाब से। और फिर तीसरी जो है, उस समय आपने सूप ले ली, सब्जी ले ली, सलाद ले ली या दूध और फल ले लिया। और जो ये देखा गया है कि जो लोग गेहूँ से परेशान हैं, उनमें से कम 50% डेयरी भी नहीं हज़म कर पाते। वो डेयरी इंटॉलरेंट हैं। तो वो दूध, दही, पनीर को अगर लेना चाहें तो आमंड मिल्क या नॉन डेयरी फॉर्म में ले लें, बट सोया ना लें। सो बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर समझ के करी जाए तो ये इफ़ेक्टिव हैं। और जो बाकी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो आजकल सबको ही पता है कि मतलब पैक्ड फूड है या प्रोसेस्ड चीज़ें हैं। मीठा मिठाई ज़्यादा है और फ्रूट जूसेस हैं, आपकी
अल्कोहल है, ये चीज़ें को आपने लिमिट करना है। मैम आपने प्रोटीन पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया था, ज़्यादा जोर दिया था, तो मैम प्रोटीन के तौर पर मैं एज अ वेजिटेरियन आपसे पूछना चाहूँगा कि सब लोग कहते हैं कि नॉनवेज और वेजिटेरियन जो डिबेट है, जो मतलब बाइपोलर डिबेट है, तो मतलब उसमें अगर हम वेजिटेरियन प्रोटीन खाते तो उसमें हाई कार्ब हाई प्रोटीन होती है, तो मैम वो शायद वो कैलोरी कंजम्पशन वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आप क्या कहती हैं कि वेजिटेरियन प्रोटीन्स में बेस्ट कौन सी होती है? प्लांट प्रोटीन में अगर आप देखें तो मिक्स करके लें तो बेटर होता है। सारी हमारी दालें हैं, लेंटिल्स हैं, और उनके साथ अगर थोड़ा-सा अनाज मिला लें तो, या अनाज दिन में कभी भी खा लें, तो एक कंप्लीट प्रोटीन है वो। तो राजमा हो गया, चना हो गया, और आपके स्प्राउट्स हो गए, दे आर वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेरी वैल्यूएबल फॉर अदर रीज़न्स आल्सो। एंड बाकी मूँगफली है, नट्स हैं, मटर हैं, तो सभी है, मैं एक को ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि पहले हम मानते थे कि सोयाबीन में बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी हैज़ लॉस्ट टॉलरेंस टू व्हीट, तो फिर सोया डज़ नॉट रिमेन एन ऑप्शन। और ये ना सोचें कि मेरे को एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स करनी है, लेकिन क्योंकि हमारे वी आर फोकसिंग ऑन protein more because we have to cut down carbs and we are in a very toxic environment। दो बातें हैं, एक तो बॉडी को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हवा पानी सब दूषित हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो उसको बॉडी ही फाइट करती है, उसको टूल्स चाहिए। तो आर्म्स एम्यूनेशंस बढ़ाने के लिए तो फल सब्जी ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो हम खा रहे थे वो पहले ज़्यादा खाते थे, तो उस समय एक्टिविटी भी ज़्यादा थी और डिमांड भी ज़्यादा थी। अब वो भी नहीं है, अब डिमांड्स हैं टू increase ammunition, तो we need more vegetables, we need more fruit, we need more nuts, pre and probiotics, vitamins। तो ये प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, और उसके साथ साथ काम करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। तो फोकस उसी पे करें, अनाज का फोकस कम करें, और अनाज को वाइजली चूज़ करें, और कितनी बार और कब खाएं उसका भी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।